कक्षा 7 के विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में हम आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। हम कक्षा 7 के विज्ञान के पाठ्यक्रम में अभी तक 13 इकाई पढ़ चुके हैं और 13 इकाई का जो अभ्यास प्रश्न है उसको भी हल कर चुके हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे इकाई 14 ध्वनि। ध्वनि के बारे में हम इस इकाई में पढ़ेंगे कि ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, कंपन एवं तरंगें क्या होती हैं, ध्वनि कितने प्रकार की होती है, ध्वनि का संचरण और ध्वनि का परावर्तन किसे कहते हैं, ध्वनि का संचरण माध्यम में किस प्रकार से होता है, इसके बारे में पढ़ना है। मनुष्य में जो श्रवण की क्रिया होती है वह किस प्रकार पूरी होती है, शोर किसे कहते हैं, उसके हानिकारक प्रभाव क्या हैं और उसके हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। यह सारे टॉपिक्स हम इस इकाई में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि सभी जो सजीव हैं चाहे निर्जीव हैं उनसे हम आवाज़ उत्पन्न होती हुई सुनते हैं, जैसे चिड़ियों का चहचहाना, सड़क पर दौड़ते हुए वाहन या हॉर्न का बजना, कुत्ते का भौंकना, रेडियो टेलीविज़न से प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों से उत्पन्न आवाज़ें, बादलों का गरजना, यह सारी चीज़ें जो होती हैं इन्हें हम ध्वनि कहते हैं। और जो प्रत्येक वस्तु होती है उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की कुछ अपनी अपनी विशेषता होती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण ध्वनि स्रोत की पहचान की जाती है कि यह ध्वनि किस स्थान से उत्पन्न हो रही है, किस प्रकार के स्रोत से उत्पन्न हो रही है। तो इस अध्याय में इन्हीं सब विशेषताओं के आधार पर हम ध्वनियों के बारे में जानेंगे। ध्वनि की उत्पत्ति के बारे में पहला हमारा टॉपिक है कैसे ध्वनि उत्पत्ति होती है। क्रियाकलाप एक है कि एक रबड़ बैंड को अगर कोई एक सिरा हम कहीं क्लिप कर दें और दूसरा सिरा पकड़ के अगर हम उसे झटका दें तो हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है। धीरे धीरे वह जब कंपन करता है रबर बैंड तो कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है। जब रबर बैंड कंपन करता है मतलब जो उसकी वास्तविक स्थिति है उसके दोनों तरफ ऊपर नीचे या दाएं बाएं गति करता है, इसे हम कंपन कहते हैं। और जब कंपन करती है कोई वस्तु तो उस कंपन के कारण या मध्य स्थित के इधर उधर जो गति होती है जिसे हम कंपन के नाम से जानते हैं, उस गति के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। हल्की सी ध्वनि सुनाई देती है रबर बैंड से, और यह जब कंपन करना बंद हो जाता है तो यह ध्वनि भी उत्पन्न होना बंद हो जाती है। तो हमने यह देखा कि कोई भी वस्तु है जब वह कंपन करती है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें यह जो कंपन होता है वस्तुओं में जिनके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है वह आसानी से दिखाई दे जाती है, लेकिन अधिकांश परिस्थितियों में उन कंपनों को हम देख नहीं पाते हैं बल्कि उनका अनुभव करते हैं। जैसे विद्यालय की जब घंटी बजती है तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न करती है, तो घंटे के कंपन का अनुभव हम अगर उससे घंटे को छुएं, जब वह आवाज़ उत्पन्न करता है अगर जब उसे छुएं तो हमें महसूस होगा कि इसमें कंपन होता है, देखने से हम महसूस नहीं करते हैं। विभिन्न वाद्य यंत्रों से भी हम ध्वनियाँ उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे ढोलक, तबला, मृदंग, इन सब से हम ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं हम जानते हैं। ढोलक, तबला, मृदंग, इन सब वाद्य यंत्रों पे चमड़े का डायफ्राम लगा होता है। जब उस पर हम आघात करते हैं या चोट मारते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी तरह सितार, गिटार, वायलिन, इनमें सब में तार लगे होते हैं। उन तारों को खींचकर जब हम उस छोड़ते हैं उनमें कंपन उत्पन्न होता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसी तरह कुछ अन्य उपकरण होते हैं जैसे बांसुरी, बीन, शहनाई या सीटी। इनमें अगर जब हम फूंक मारते हैं तब उस फूंक से कंपन उत्पन्न होता है और ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो हमने यह देखा है कि ध्वनियाँ उत्पन्न करने की अनेक विधियाँ होती हैं, जैसे आघात पहुँचा करके किसी वस्तु पर हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तारों को खींचकर छोड़ने से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी चीज़ को रगड़ने से भी ध्वनि उत्पन्न होती है और फूंक मारने से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। या ध्वनि उत्पन्न करने की अनेक विधियाँ हैं। एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसे आप पूरा करने का प्रयास करें आपकी पाठ्य पुस्तक में, कि विभिन्न प्रकार के जो यंत्र हैं उनसे कैसे हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यह तालिका आप होमवर्क के रूप में पूरी करके हमारे पास भेजने का प्रयास करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है आप अपने परिवेश में उपस्थित उपकरणों को देखें और उनसे कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है उस
प्रकार को लिखें, उस तरीके को लिखें यहाँ पे और तालिका भरकर हमारे पास भेज दें। और यह हमें जो हमारे परिवेश में वस्तुएं हैं उनमें किस प्रकार ध्वनि उत्पन्न होती है इससे हम परिचित होते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कंपन एवं तरंगे। क्या होता है कंपन और कैसे उत्पन्न होती हैं उस कंपन से तरंगे। ध्वनि हमने पढ़ा अभी कि कंपन जब कोई वस्तु करती है तो उससे उत्पन्न होती है और इस कंपन से तरंग जो उत्पन्न होती है ध्वनि उसी तरंग के रूप में चलती है। किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को, जब किसी माध्यम में कोई विक्षोभ उत्पन्न होता है, कोई हलचल उत्पन्न होती है, तो उस हलचल के संचरण को आगे बढ़ने को हम तरंग गति कहते हैं। तरंगें दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है अनुदैर्ध्य तरंग, जिसमें कंपन की दिशा, जो कंपन होता है उस कंपन की दिशा गति की दिशा के अनुदिश होती है। जिस दिशा में कंपन हो रहा है उसी दिशा में वह ध्वनि गति भी कर रही है। एक तरंग इस प्रकार अनुदैर्ध्य तरंग होती है। दूसरी होती है अनुप्रस्थ तरंग, जिसमें जो कंपन होते हैं वह तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करती है वस्तु और ध्वनि उत्पन्न होती है। केंचुए की जो गति होती है, हमने देखा है केंचुए को चलते हुए, वह गति अनुदैर्ध्य तरंग के समान, सांप और ऊंट पर बैठे व्यक्ति की गति अनुप्रस्थ तरंग के समान होती है। तो इस तरह जो केंचुआ चलता है वह अनुदैर्ध्य तरंग के समान उसकी गति होती है और अगर जो सांप हैं या ऊंट हैं उनके चलने की जो स्थिति है या ऊंट पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो ऊपर नीचे चलता है जबकि ऊंट आगे की तरफ बढ़ता है। सांप आगे बढ़ता है लेकिन जो उसके कर्व बनते हैं वो दाएं बाएं बनते हैं और वह आगे बढ़ता है। तो इस तरह चलने वाली तरंगें जो हैं वह तरंगित इस दिशा में उत्पन्न हो रही हैं लेकिन वस्तु आगे बढ़ रही है। तो इस तरह की गति को हम अनुप्रस्थ तरंग के रूप में जानते हैं। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा जो एक कंपन पूरा करने में समय लगता है, किसी भी वस्तु द्वारा एक कंपन पूरा करने में समय, एक कंपन का मतलब क्या है, यह माध्य स्थिति है और वस्तु यहाँ गई और फिर यहाँ वापस आ गई। एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उस कंपन को, उस समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। किसी वस्तु को एक कंपन करने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। और प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या, एक सेकंड में वस्तु कितनी बार कंपन कर रही है, यह संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। और इस आवृत्ति का मात्रक होता है SI मात्रक हर्ट्ज। तो एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है और इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। किसी वस्तु की माध्य स्थिति है यह, इससे अधिकतम विस्थापन जहाँ तक वस्तु जाती है यह दूरी आयाम कहलाती है। यह तो चीज़ें थी कंपन और तरंगों के बारे में, कंपन क्या होता है और तरंगें क्या होती हैं। ध्वनि में गुण पाए जाते हैं कुछ, जैसे प्रबलता और तारत्व का गुण। यह क्या होते हैं, जान लें इसके बारे में कि प्रबलता ध्वनि की किसे कहते हैं और ध्वनि का तारत्व किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि जब वस्तुएं कंपन करती हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। सामान्य बातचीत की तुलना में चिल्लाने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह कान को अधिक तेज सुनाई देती है। अर्थात सामान्य बातचीत से जो उत्पन्न ध्वनि होती है वह कम प्रबलता की होती है, लेकिन चीखने या चिल्लाने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसकी प्रबलता वह तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। तो प्रबलता की परिभाषा होती है कि प्रबलता ध्वनि का वह गुण होता है जिससे ध्वनि हमें तीव्र अथवा मंद सुनाई देती है, वह ध्वनि की प्रबलता कहलाती है। अधिक तीव्र सुनाई दे रही है तो वह अधिक प्रबल है, मंद सुनाई दे रही है तो वह कम प्रबल है। वास्तव में जो ध्वनि की प्रबलता है वह जो कंपन होता है उसके आयाम पर निर्भर करता है। जब किसी वस्तु में जो कंपन होते हैं उनका आयाम अधिक होता है तो उत्पन्न कंपनों की जो प्रबलता होती है वह भी अधिक होती है।
अगर आयाम कम होगा तो प्रबलता ध्वनि की कम होगी। तारत्व क्या होता है? तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिससे हम ध्वनि के मोटी होने या पतली होने का अनुभव करते हैं या भारी या तीखी ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। जो उच्च तारत्व वाली ध्वनि होती हैं उनकी आवृत्ति अधिक होती है और जो निम्न तारत्व वाली ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति निम्न होती। उच्च आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है उसका तारत्व निम्न तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। मतलब अगर तारत्व उच्च है तो उसकी आवृत्ति अधिक होगी और तारत्व निम्न है तो उसकी आवृत्ति निम्न होगी। कम आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व भी कम होता है, अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। वह पतली सुनाई देती है अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि, जो कम आवृत्ति वाली ध्वनि होती है वह मोटी सुनाई देती है। तो यह तारत्व ध्वनि के मोटी होने या पतली होने का अनुभव हमें कराता है। तो यह प्रबलता और तारत्व से संबंधित था। हमने यह देखा कि तारत्व क्या होता है और प्रबलता क्या होती है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो 3 टॉपिक हमने आज की क्लास में पढ़े, मुख्य रूप से कि ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, दूसरी चीज़ कि विभिन्न वाद्य यंत्रों से हम ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न करते हैं, उसकी विधियाँ क्या हैं, और हमने पढ़ा कंपन और तरंगें क्या होती हैं, और फिर पढ़ा कि ध्वनि की प्रबलता एवं तारत्व किसे कहते हैं। इन पढ़ाए गए टॉपिक्स से कोई भी टॉपिक आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप उसको फ़ोन करके कमेंट करके हमसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें। शुभकामनाएं।